कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। मैं आर एस प्रसाद सर। चलिए आज देखते हैं इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभ्यता ऐसे समाज को कहते हैं जो शहरी हो और जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई। आज से लगभग 80-85 साल पहले सिंधु नदी के किनारे दो बड़े शहरों की चीजें मिट्टी के टीलों के नीचे दबी हुई मिली। ये शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नंबर 4 दिया हुआ, हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक बड़ा तालाब स्नानागार मिला है। इस स्नानागार में लोग सार्वजनिक रूप से नहाते थे। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल अन्नागार मिला है। इस अन्नागार में आसपास के गांवों से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखते थे। सिंधु घाटी के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत व्यवस्था में था। यहाँ आंतरिक एवं विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। सिंधुवासी मनोरंजन में नृत्य, पासे का खेल आदि खेलते थे। मोहनजोदड़ो के निवासियों के मुख्य देवता शिव या पशुपतिनाथ थे। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहला है मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है सन कब हुई थी? 1922 में हुई थी। ये आपको भरना है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सन 1921 में हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। बंदरगाह नगर लोथल को कहा जाता है। बंदरगाह नगर लोथल को कहा जाता है। ये खालिस्तान में भरना है आपको। अनाज का गोदाम कहां प्राप्त हुआ था? हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। तो ये हड़प्पा यहाँ पे भरा जाएगा। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। ये ध्यान रखना कहां पर है? ये मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। अब इसके बाद देखते हैं सिंधुवासी विदेश व्यापार किससे करते थे? जल मार्ग से करते थे। तो ये आपको खालिस्तान में जल मार्ग भरना है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये कृषि जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। ये आपको याद रखना है। सिंधुवासी कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे? तो सिंधुवासी काय से तांबे से परिचित थे, पीतल से परिचित थे, रांगा से परिचित थे, सीसा से परिचित थे एवं कांसा से। इन सारी आदि धातुओं से परिचित थे। अगला है सिंधुवासी किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? तो सिंधुवासी कपास का व्यापार करते थे, इमारती लकड़ी का व्यापार करते थे, तांबे के औजार का व्यापार करते थे, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। सभ्यताओं का नदियों के किनारे विकसित होने के क्या कारण है? नदियां ही तो जल देती हैं, जल ही सब कुछ जीवन है। तो सभ्यताओं का विकास ऐसी जगह होती है जहां खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलती है। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसते हैं। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती है। यही बहुत जरूरी है। कहीं भी जीवन के लिए पानी का होना जरूरी है। और पानी कहाँ प्राप्त होता है? नदियों से प्राप्त होता है। इसलिए नदी के किनारे लोग बसना उचित समझते हैं। अगला है प्रश्न हमारे पास, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? ये जो अगला प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 80-85 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। लाइन के बीच में आ रहे टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे की खुदाई की। खुदाई से पता चला कि पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा है। इसके बाद कई जगहें मिली। इन जगहों में से ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास थी।
इसी कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध हैं? तो देखते हैं, ये हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में श्री दयाराम साहनी तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे, जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। लोथल की प्रसिद्धि के क्या कारण है? लोथल देखिए क्या है। लोथल जो है गुजरात की खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि लोथल से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों के रहन सहन का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या क्या वर्णन करते हैं हम लोग। तो ये उत्तर है इसका। सिंधु सभ्यता के लोगों के रहन सहन एवं खान पान आज के लोगों के रहन सहन एवं खान पान की तरह ही था। लोग चावल, दाल और रोटी, दूध एवं मिठाइयां खाते थे और कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते थे। लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे और गहने पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किन किन सामाजिक वर्गों में बंटे थे? चलिए देखिए क्या क्या है। सिंधु सभ्यता के लोगों की सामाजिक आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शासक वर्ग। ऐसा एक वर्ग जो शासन चलाते रहे होंगे, संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी। अन्य छोटे छोटे प्रांत भी राजा के अधीन रहे होंगे। नंबर 2 आता है व्यापारी एवं व्यवसायी वर्ग, जो मूलतः विभिन्न व्यापारों व व्यवसायों में लगे होते थे। ये अपेक्षाकृत सवर्ण थे। अगला नंबर आता है कृषक वर्ग। ये समाज के निम्न वर्ग आते थे। इनका कार्य कृषि व पशुपालन था। अब जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो नंबर 1 है नगर योजना, नंबर 2 है भवन निर्माण, नंबर 3 है विशाल स्नानागार, नंबर 4 है अन्नागार और नंबर 5 है गोदी। चलो देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहले नंबर पे उत्तर आता है नगर योजना। क्या है नगर योजना? जानते हैं इसको भी हम अच्छी तरह से। नगर के बारे में दिया होगा इसके बारे में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहरों से बनी कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बसे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था जिसके चारों तरफ एक परकोटा यानी ऊंची दीवार तथा दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग के नगर में बसाहट अधिक थी और सड़कें चौड़ी थी और सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। अब देखते हैं भवन निर्माण का। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों के आंगन, शौचालय और स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां बनी थी, जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां पक्की और ढकी हुई होती थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। ये इसकी विशेषता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग। विशाल स्नानागार। वहां पर विशाल स्नानागार भी था। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। बीच आंगन में चौकोर कुंड है। यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है।
इसके किनारे में कुआं भी बना हुआ था। संभवतः इसमें पानी भरा रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली भी बनी हुई है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। अगला आता है हमारा अन्नागार, जहां पर अन्न एकत्र करते हैं। तो चलते हैं, हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला है जो गोदाम की तरह का है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार है, यानी अनाज रखने का स्थान। ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई और जगहों से प्राप्त हुए। संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांवों के कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे। इनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ पे जा है बच्चों, ध्यान रखना, किया जाता रहा होगा। अब आता है अगला, गोदी क्या होता है, ये भी बहुत समझना जरूरी है। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहां समुद्र या नदी किनारे सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं। ये बच्चों आपका पाठ समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।